के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। क्या नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सिखा दिया है कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं होती? ऑपोजिशन मोदी के नफरत में देश की नफरत करने लगा। अगर ईरान से रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पे जो ये आषाढ़ सती है ना, ये इसीलिए है, शनिचर बैठा हुआ है। कांग्रेस में जब से राहु काल आ गया है, वो राहु काल ने ऐसा ग्रसित कर लिया है। आप भी इनका मुंह बंद करिए और इनको बता दीजिए राहुल जी कहाँ हैं, क्यों गए हैं और किससे गए हैं। मुंह बंद करिए इनको जवाब दीजिए। जो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, कोई भी रहेगा, किसी भी दल का व्यक्ति रहेगा। कौन है वैसे देश? मैं नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी जो आप चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जहां खड़ा है, कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर। जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों वाला विदेशी दौरा समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि मोदी जी ने ट्रिप के नाम पर सरकार ने जनता के पैसों की बर्बादी की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले दौरे से भारत के हित में कई शानदार डीलें हुई हैं। इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम की सप्लाई कर रहा है जिसे यूपीए के दौर में मना कर दिया गया था, और न्यूजीलैंड ट्रेड के लिए पहले ही दिन से भारत के साथ अपना टैरिफ 0 कर चुका है। ऐसे में सवाल है कि विपक्ष को मोदी सरकार की यह कामयाबी क्यों नहीं दिख रही है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा के आज के एडिशन में आपका स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ। I love you, मोदी जी। भारत को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। शुरुआत करते हैं करीब 87% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया से, जहां के राष्ट्रपति अपना डीएनए भारतीय बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले ब्रह्मोस को भी इंडोनेशिया खरीद रहा है। इसके बाद अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की, जहां मौजूदा और पूर्व प्रधानमंत्री दोनों ही मोदी के मुरीद हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में साबित किया है जो दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। वे बहुत सम्मानित हैं और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज तो पीएम मोदी को बॉस कह चुके हैं। Melbourne has hosted some big visits. This one is next level. Nearly 30,000 people filling a stadium. This is a statement about the strength and energy of India. India is not just a country we trade with, it is a country we trust. लेकिन बात सिर्फ जुबानी तारीफ भर की नहीं है। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिसमें वो महाडील भी शामिल है, जिसके तहत सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा। अब जरा इकोनॉमिक के मोर्चे पर भारत का ग्लोबल दम देख लीजिए। आईएमएफ के वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान जताया है, और दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस ग्रोथ रेट के आसपास नहीं हैं। और एआई रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। लेकिन पीएम मोदी के विदेशी दौरे के अलावा एक और विदेशी दौरे की काफी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी 15 जुलाई को पटना में छात्रों से संवाद करने वाले थे, लेकिन ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे
बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका इस जोरदार धमाकेदार चर्चा में। जोरदार तालियां। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अनंत रंगनाथन है, जाने माने प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शादाब चौहान है, ओवैसी साहब की पार्टी के नेता प्रवक्ता, एआईएम के नेता प्रवक्ता। और अब वक्त है आज के रैपिड फायर राउंड का। जोरदार तालियां। सबसे पहले आनंद रंगनाथन, सवाल आपसे है। विदेशों से डील के मामले में पीएम मोदी अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री है, सही या गलत? हाँ सही। हाँ सही। भारत की राजनीति में राहुल गांधी एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है बीजेपी के लिए। एसेट है बीजेपी के लिए। अजय उपाध्याय, पटना से बिहार तक गुटबाजी कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है, हाँ या ना? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, हम जनता के मुद्दों पर लगातार सब एक हैं। शरद पवार और शिंदे की मुलाकात क्या एमवीए के लिए खतरे की घंटी है? इनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ आप रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? सहयोगी आपके हैं। शरद पवार जी के पार्टी के लोगों से पूछिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं फिर हम पूछ तो रहा हूं। चाहते हैं आपके लिए खतरे की घंटी है कि नहीं? हम चाहते हैं देश के हित में सब लोग काम करें, पक्ष और विपक्ष मिलकर देश को मजबूत बनाए। जी, जैसे योगी ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी की सरकार ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया, हाँ या नहीं? नहीं, वो काम हुआ ही नहीं था, और अगर होता कोशिश की गई होता तो पाप कतई नहीं था। पर कोशिश की गई थी। नहीं, कोशिश नहीं तो की हुआ। कोशिश की गई थी। अगर होता तब भी पाप नहीं होता। शंकराचार्य के साथ केमिस्ट्री बनाकर अखिलेश यादव क्या सनातन को समाजवाद से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं? क्या संतों महंतों के साथ अखिलेश यादव जी का काम बन जाएगा, हाँ या ना? सनातन और समाजवाद एक ही बात है, और राम समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ठीक है, चलिए अब शादाब चौहान आपकी बारी है। शादाब चौहान, यूपी के चुनाव में आप वोट कटवा पार्टी हैं या फिर आप अपने आप को किंग मेकर मानते हैं? नहीं, हम तो जोड़ने वाले, हम काटने वाले कहां हैं? पर आपको वोट कटवा कहा जाता है। किसका एएमएम वोट कटवा है? नहीं, किसका वोट? अगर हम यादवों का वोट काटे तो हम मानेंगे वोट कटवाएं, फिर हम माना जाएंगे। अरे मेरा ही वोट है, मैं अपना वोट ले सपा की सरकार यादव मुसलमान बनाते हैं, तो मुसलमान का काटेंगे तो कैसे होगा? नहीं, मुसलमान का वोट काटेंगे ना आप तो सपा के लिए। मुसलमान का वोट उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, उनके नाम में बेनामा तो नहीं हुआ ना म्यूटेशन हुआ उनके नाम पर। ठीक है, तो मेरा वोट है, क्या ठीक है, इसका जवाब क्या? चुनाव में आपका नेता, आपकी पार्टी, वारिस पठान, सारे लोग मिलकर तुष्टीकरण का कुकर्म करते हैं, तुष्टीकरण वाला कुकर्म करते हैं, हम लोग पीड़ितों से न्याय की बात करते हैं। वो बुरा लगता है तो लगे, बीजेपी को भी बुरा लगता है, सपा को भी बुरा लगता है, दोनों को बुरा लगता है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब आपकी बारी है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यूपी में शमशान और कब्रिस्तान के बहाने बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, हाँ या ना? ध्रुवीकरण नहीं, कब्रिस्तान गैर इस्लामिक है और ये कुरान में भी लिखा हुआ। अगला सवाल, क्या प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर विपक्ष जिस तरह से सवाल उठाता है, इससे बीजेपी को नुकसान होता है या लाभ होता है? देखिए, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा किसी राजनीतिक लाभ हानि के लिए होता है, भारत मां के उत्थान के लिए होता है और भारतीय राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है। इसलिए कोई क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत आगे बढ़ रहा है। जी, आपके लिए एक लास्ट में बोनस सवाल है और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले बीजेपी और संघ परिवार के लिए, संघ परिवार में बोल रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है अब तक का। आपकी जब से शुरुआत हुई है तब से सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। देखिए ना, राम मंदिर का मामला पॉलिटिकल था ना, ये चोरी पॉलिटिकल है, ये ये धार्मिक आघात। लंबा जवाब नहीं सुधांशु जी, हाँ या ना? मैं साफ बात कह रहा हूं, सुनिए तो। ये हम हर हिंदू के लिए पीड़ा का विषय है और राम भक्त कार सेवक के रूप में मेरे लिए पीड़ा का विषय है। मैं 84 की रैली में मान रहे हैं एम्बैरेसमेंट है संघ परिवार के लिए, भाजपा परिवार के लिए, आप मान रहे हैं एम्बैरेसमेंट है? आप मान रहे हैं एम्बैरेसमेंट है? मैं एक पंक्ति में कह देता हूं, जैसे उस जमाने में एक लाइन चलती, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जमानी। तो मैं आज कहना चाहता हूं, हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी। ओके, चलिए, तो ये था आज का रैपिड फायर राउंड। आज की चर्चा की शुरुआत मैं आनंद रंगनाथन से करता हूं। आनंद रंगनाथन, शुरुआत में आपको हमेशा शिकायत रहती है, आपको मौका नहीं मिलता, तो 40 सेकंड आपके, 50 सेकंड आपके। सीधा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सिखा दिया है कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं होती है? नमस्कार अमीश जी और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। जी, ये सिखाया ही नहीं है, ये छपवा दिया है उनके ऊपर। अब देखिए, ऑपोजिशन मोदी के नफरत में देश की नफरत करने लगा है। अब क्या ये बताइए, 12 साल मोदी जी को हो गए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट है कि न्यूजीलैंड चले जाएं 24 घंटे के लिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं 15 घंटे के लिए? क्या इंटरेस्ट हो सकता है? और हेक्टिक होता है ये, इतना ज्यादा हेक्टिक होता है।
अब आपने देखा विदेश यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं, राहुल गांधी भी विदेश यात्रा करते हैं, अभी इंडिया आएंगे, इंडिया है उनके लिए, विदेश तो इंडिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में आपके पास क्या आ रहा है, एंड में जो आ रहा है उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, मेरे पास 15 सेकंड है। हाई सबसे ज्यादा के आंकड़े गिना रहा हूं, हमारे एक्सपोर्ट्स हमारी हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट इंडिया के $830 बिलियन, हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा $700 बिलियन, हमारा सेंसेक्स इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 86,000 तक था, हमारा इन्फ्लेशन इंडिया की हिस्ट्री में सबसे वन ऑफ द लोएस्ट था, अभी थोड़ा बढ़ा है। ये सब आंकड़े आपको क्या दिखा रहे हैं? ये आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि मोदी जहां जहां जा रहे हैं देश मजबूत हो रहा है, ये घूमने घामने राहुल गांधी की तरह नहीं जा। आरोप लगाया अजय उपाध्याय जी, क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी ने सिखा दिया है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से अब काम नहीं चल पाएगा? हाँ, दोनों लोगों का, आपका भी और उनका भी उत्तर देता हूं। प्रोफेसर साहब ने बड़ी लंबी लंबी बातें की है। वाकई आपने जो है वाहवाही महफिल में आपने जो भी लूट ली हो, पर सच्चाई तो यह है कि आपको मिला क्या, हासिल क्या हुआ। विदेश नीति का मूल्यांकन इन्हीं चीजों पर होता है, तालियों से, तारीफों से और तस्वीरों से विदेश नीति प्रभावित नहीं होती और कूटनीति का उस पर कोई असर नहीं दिखता। सच पूछिए तो एक उदाहरण के तौर पे मैं अभी जो इंडोनेशिया गए थे उसका लेना चाहूँगा। $50 बिलियन व्यापार बढ़ाने की बात 2018 में हुई थी, उस समय $21 बिलियन ऑलरेडी भारत का व्यापार था। उसके बाद जो है मात्र 7 से 8 बिलियन डॉलर, 28 बिलियन डॉलर आज है। उसमें भी हमारा जो है व्यापार आयात जो है सर्वाधिक है और निर्यात सबसे कम है। दूसरी बात, गए थे भाई मोदी जी को तो देखिए आज विश्व में एक मेडल बना दीजिए, कहिए आओ आओ आओ, ये कैसे मोदी जी चले जाएंगे मेडल लेकर के? ये कैसी नहीं, ये सुनिए यही हो रहा है। इजराइल गए, आप जिस मेडल की बात कर रहे हैं इंडोनेशियन में, वो मेडल पंडित नेहरू को मिला था। नहीं, आप कह रहे हैं इतना दर्द क्यों होता है भाई? ये शब्दावली गलत है। आपको भारत रत्न देने वाले में क्या दिक्कत है भाई? खुद को भारत रत्न देने वाले लगेंगे। आपने हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात बोली जिसमें मुझे टोकना पड़ा। मैं डिबेट नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा टाइम आपको मिला, सुन लीजिए, नहीं बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं आओ आओ आओ, यही है जवाब मिलेगा उस बात का। मेडल लगाइए, मेडल बना के दे दीजिए। पपुआ न्यू गिनी से लेके समूह द्वीप का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। सुना है तो सुना है। जनता कितनी सुनी है समूह द्वीप? समूह द्वीप पर भी वो अभी जाएंगे। आपने राहुल जी को कुछ बोला नहीं, आप मोदी जी पर बोल रहे हैं। राहुल जी कहां है बता तो दीजिए। तो देखिए, तो सोनिया गांधी से ऑपरेट लिखवाते हैं कि हमारे देश की अपनी ये डिबेट है तो फिर ये डिबेट बोलिए। तो मेरा नाम लिया इन्होंने पहले। राहुल गांधी के बारे में 10 कहानियां बोल रहे हैं। मैं क्या कहानियां बोली मैंने? अभी क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। मैंने बोला राहुल जी कहां पर है? राहुल गांधी देश के टैक्स के पैसे से नहीं जाते हैं, मोदी जी हमारे और आपके पैसे से जाते हैं। मोदी जी हमारे और आपके पैसे से विदेश घूमते हैं, कभी कभी मन की बात करनी होती है तो देश में आते हैं। चढ़ावा चोरी हुआ चुप रहे, एक शब्द आवाज आती है। यहां पे नीट पेपर लीक हुआ, एक शब्द आवाज आती है। ठीक है, आते हैं देश घूमने, फिर गए हैं, फिर आएंगे। ओके, अब मैं आपके लिए सुधांशु जी पहली बात, राहुल गांधी जी एक सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता नेता ने ट्वीट करा राहुल गांधी जी विदेश में है इसलिए बिहार का दौरा नहीं हो रहा। एक अखबार ने भी खबर को छापा, मैं उस खबर पे नहीं आना चाहता। राहुल गांधी अपने पैसों से विदेश घूम रहे हैं, मोदी जी देश के पैसों से विदेश घूम रहे हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। पॉइंट नंबर टू, आप एक एक करके सुनिएगा। अब आपने 3.5 मिनट बोला है, इस पर से सुनिएगा। अब आपके बाद आता हूं पप्पू यादव, आपके बाद आता हूं। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, राजनीति में मर्यादा जरूरी है? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ पहले, उसके ऊपर आपका कमेंट क्या है? एक सेकंड, कोई बुराई नहीं है भाई। नहीं, मैं बता रहा हूं, जब आप कहते हैं आओ आओ तो सिर्फ भारत का नहीं, उन सारी सरकारों का अपमान करते हैं, क्योंकि उन देश की सरकारों ने बुलाया है, राष्ट्रपति ने बुलाया है। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मोदी जी जाते हैं वहां की सरकारों की इनविटेशन पे, कि राहुल गांधी जी को कौन आओ पकाओ खाओ कौन बुला रहा है ये तो बताइए। पहले आओ पकाओ खाओ, उसके बाद भारत अपने पैसे अपनी टर्न पे। अब आप अन्याय कर रहे हैं अपनी टर्न। और देखिए, उसके बाद पहले आओ पकाओ खाओ, फिर बुलाओ, कुछ कुछ बुलवाओ भारत के खिलाफ। चलो, और अब तो बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आए। अब उन्होंने कहा अपने पैसे पे, तो जो पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक औसत निकाला गया था कि इतना इतना खर्चा आया होगा, तकरीबन 60 करोड़ से ऊपर का तो केवल उनका मूवमेंट का खर्चा था। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब यह सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं डिटेल दिया कि उन्होंने खुद किया है? और अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। अगर ओवरसीज कांग्रेस ने किया है तो ओवरसीज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अभी 2024 में बने,
19 से 24 तक वो किस कैपेसिटी में थे जो कांग्रेस पार्टी एक सांसद के लिए इतना खर्च कर रही है उसकी सारी विदेश यात्राओं पे? आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जहां खड़ा है कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। ओके 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 10 सेकंड बोले फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड फिर आज जो बात है कांग्रेस के भाई, क्योंकि इन्होंने नाम लिया था एएसएल, क्या होता है आपको पता है? जो आप लिख रहे हैं, लिखना बंद करिए, बताइए एएसएल क्या होता है? भाई बोलो ना यार। हाँ, अब मैं बताऊं, कह रहे ना राहुल गांधी, पूरा देश जानता है। राहुल गांधी अपने पैसे से जाते हैं तो इनकी जो सिक्योरिटी वो इटली प्रोवाइड करती है। एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लिएगा। जब जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं हमारे टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं ताकि इनकी वहां पे सिक्योरिटी हो। आपकी जेब से आ रहा है पैसा, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। यहां पर एक करेक्शन में करना चाहूंगा, सिक्योरिटी नहीं लेके जाते हैं राहुल गांधी, एएसएल होता है जो इंडियन एम्बेसीज वहां पे हैं वो प्रोवाइड करती है। इसमें सुधांशु जी से पूछ लीजिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भारत की सिक्योरिटी मगर ये सत्य है कि राहुल गांधी जी को एएसएल है तो भारत की जो कंसर्न एम्बेसीज है वहां की लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी सेंसिटिव व्यक्ति को ओपन पब्लिक में बिल्कुल घूमने दिया जाए और कोई सिक्योरिटी की नजर ना हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जवाब राहुल गांधी पे। ये प्रोफेसर साहब ने बहुत लंबी लंबी बातें कही, अब तो उसको काटिएगा नहीं जो जो अभी कहा है इन्होंने, अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे प्रोफेसर साहब की। इतना बड़ा पट्टी है ना आंख पे। अरे भाई अमेरिका के साथ क्या क्या कहानी बनी है सबको पता है। 3 हमारे नाविक मारे गए, एक आवाज नहीं आई, चुप्पी रही, ये हमारी डिप्लोमेसी है। इजराइल में आप गए, पीठ थपथपाए, वो मेडल लिया और उसके बाद दूसरे दिन अटैक हुआ और जिस तरह का हालत है आज, इजराइल जैसा जो घृणित अपराध करने वाला, बच्चों को मारने वाला देश जो है, क्या बोल रहा है आज कि भारत मात्र एक देश है जो हमारे साथ है, जबकि भारत ये नहीं है। भारत साथ है, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। ये वो पेगासस के चक्कर में अपना पूरा जो है आप सम्मान बेच दिया आपने लेने के चक्कर में। चेक करेंगे फेक न्यूज़। फिर चुप रहिए। तीसरी बात, मेलोडी याद है, खाए हैं आप ना? एक दिन खिलाया था मैंने आपको स्टूडियो में। मेलोनी के साथ गाना गाने में यही भाजपा वाले बड़े गीत गाते थे और अब जो है दिक्कत हो रही है जब बीच बीच में बातें आती है। अरे भाई, मेलोडी खाने खिलाने से नहीं चलता है देश की विदेश नीति। मैं विदेश नीति का ही छात्र हूं, डिप्लोमेसी पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, 5वीं किताब है मेरी इसी मुद्दे पर। 8 रिसर्च स्कॉलर मेरे अंडर में रिसर्च कर चुके हैं। तो ये बातें मत कीजिए। विदेश नीति जो है आपके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। राष्ट्रीय हित जहां है वहां विदेश नीति काम करती है। राष्ट्रीय हित जब आप बेच रखे हैं, बंधक बना दिया है, अमेरिका के गिरवी रख दिया है, सीज फायर के बारे में 70 बार से ज्यादा वो बोल चुका, आवाज नहीं आती है। हमारे नाविक मारे गए, आवाज नहीं आई। हम ईरान का आयरिस देना हमारे आंगन में आकर के अमेरिका मार गया, आवाज नहीं आई। कहता है रसा के साथ तेल लोगे, नहीं लोगे या लोगे। ये जयशंकर जी बोल रहे हैं खुद अपने जी हमको जो है तेल जब कहते हैं तो 2 मिनट बोला आपने, और तेल जब नहीं कहते हैं तो हमारा तेल हो जाता है। तो ऐसा तेल लेने से ठीक है, आपने बोला कि विदेश नीति ऐसे भी नहीं होती जैसे नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, चाचा नेहरू की विदेश नीति कितनी कामयाब थी? मैं चाचा नेहरू की विदेश नीति की कामयाबी बता रहा हूं कि भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिल रही थी। बोला ना, हम नहीं लेंगे, हम चाइना को देंगे। ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए क्या? जवाब दीजिएगा इस पे। ओके, भाजपा वाले हैं ना। अब इनकी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इनकी इटली से क्या विदेश नीति थी? अगस्ता वेस्टलैंड की डील, और उसमें डील आइए चचा क्वाट्रोची बोफोर्स से पैसा खा के बैठ गए और उसके बाद उनके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस अटल जी की सरकार ने किया था, यूपीए 1 ने अपने लास्ट के कुछ महीनों में अर्जेंटीना में जाकर वो रेड कॉर्नर नोटिस वो करवाया कैंसिल, क्योंकि वहां से हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, और तुरंत सारा का सारा पैसा क्वाट्रोची के अकाउंट में वापस कर दिया। आपकी डील समझ में आती। अब बताता हूं मेलोनी और मेलोडी की जो बात कर रहे हैं। आज आपको पता है भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक अलायंस इटली का आगे बढ़ रहा, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। रफाल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और चाइना अपना J-17 5th जनरेशन कहता है। अब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बात हो रही है, और यूरोप में 2 ग्रुप हैं और दोनों भारत को पार्टनर बनाना चाहते हैं। एक में है स्पेन, जर्मनी और फ्रांस, और एक में है ब्रिटेन, इटली एंड जापान।
दोनों चाहते हैं भारत हमारा डे 1 से पार्टनर बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग का मेन पोर्शन भारत में आए, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। एक्चुअली में क्या है कि चाहे ये कितने भी पढ़े लिखे प्रोफेसर हों, राहुल गांधी जी के प्रभाव में आकर ऐसी ऐसी बातें अंट शंट बोलनी ही पड़ जाती ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जी का अच्छा प्रभाव भी है। नहीं, राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी ने बनाया, राहुल गांधी जी का ऐसा प्रभाव है कि विदेश में बड़े बड़े थिंक टैंक्स उनको बोलने के लिए बुलाते हैं। सुनिए, विदेश में बड़े बड़े थिंक टैंक्स उन्हें बोलने के लिए बुलाते हैं, मगर भारत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती, कांग्रेस शासित राज्यों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती, तेलंगाना और कर्नाटक की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती। और जब युवा नेता थे 2004 से 14 तो भी कोई नहीं बुलाता था। अरे भाई, मोदी वाली बात कर रहे हो तो मोदी जी कोई वहां लेक्चर देने नहीं जाते, ऑफिशियल स्टेटमेंट देने जाते। ये तो कहते हैं मैं विचार व्यक्त करने आया हूं विचारक के रूप में। अब देखिए, अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए। राजकुमार भाटी के बाद भी मुझे जाना है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, अच्छा ठीक है, 15 सेकंड। औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। क्या विदेश नीति की बात हो रही है, पूरा इनका लेक्चर आज राहुल गांधी जी पर आ गया। भाई, राहुल गांधी पर बोलते रहिए, राहुल फोबिया आप लोगों को है, अच्छी बात है, लेकिन देश से बड़ा राहुल गांधी नहीं और मोदी जी नहीं है। बिल्कुल, देश बड़ा है, राष्ट्रीय हित बड़ा है, और राष्ट्रीय हित जब चल रही है तो हमें सरकार के मुंह बंद करिए, बता दीजिए राहुल जी कहां है। मेरी बात हो गई। अरे मुंह, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप भी इनका मुंह बंद करिए और इनको बता दीजिए राहुल जी कहां है, क्यों गए हैं और किससे गए हैं। मुंह बंद करिए, इनको जवाब दीजिए। आइए, मौका है, सुनिए ना, मौका है, चौका मारिए। मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना, आइए ना, कार्यक्रम है, आइए ना इधर। जब उनका कार्यक्रम है तो बता देना चाहिए। बताइए, आपको कहते हैं राहुल जी कहां हैं, सोनिया जी कहां हैं, खड़गे साहब कहां हैं, पवन खेड़ा जी कहां हैं, जयराम रमेश कहां, जय उपाध्याय कहां हैं? अरे भाई, मोदी जी तो देश में ही नहीं रहते, वो तो विदेश में ही घूमते रहते हैं, कभी कभी आते हैं। ओके, टैक्स के पैसे क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम चलता है? आपको क्या लगता है? नहीं, जो राजनीति में है उनको पूरी तरह से जनता की सेवा के माध्यम से आना चाहिए। और जो लोग पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे, कोई भी रहेगा, किसी भी दल का व्यक्ति रहेगा, कौन है वैसे देश में जो कोई भी रहेगा वो देश हित में नहीं है। ओवैसी साहब है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाले? नहीं, ओवैसी साहब तो फुल टाइम है। रात को 12 बजे भी आप मैसेज करिएगा कि कोई समस्या है तो ओवैसी साहब का रिप्लाई आएगा आपको। पार्ट टाइम ओवैसी साहब नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। कौन है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। जहां देश को आनंद रंगनाथन बार-बार पूछिए ना, बोले कहां कौन है पार्ट टाइम? मैं नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी हैं, जो आप चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा। सुनिए, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी, लेकिन ये बात स्पष्ट कर रहा हूं कि ओवैसी साहब लगातार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध आई। बाकी इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी बोलते हैं। ये तो मेरे बहुत अभिन्न व्यक्ति हैं, सदाब भाई, पर क्या करें, नाम पता नहीं आपका अभिन्न व्यक्ति है, वही मैं कह रहा हूं, पार्ट टाइम का काम नहीं चलेगा, फुल टाइम होना पड़ेगा। कि अब मजबूरी इनकी भी है। अरे भाई, जानता हूं इनको, बहुत साल से हम लोग साथ में डिबेट करते रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, बहुत जल्दी ये इधर भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इधर राज खोल दीजिए, किधर? अरे इधर भाई साहब के साथ। अब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? हाँ, जुबली हिल्स में शायद हम बीजेपी के साथ ही थे, जहां हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवाया अभी 6 महीने पहले। वही है ना, भटक जाते हैं। नहीं, देखिए, अच्छा, यूपीए 1 में हम इनके साथ थे, यूपीए 2 में साथ थे, और वीपी इलेक्शन में इनके साथ, और आज भी बोल रहे हैं हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। ये जबरदस्ती उधर करना चाहते हैं। इनका रिलेशनशिप आपके साथ है, सिचुएशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप परमानेंट आपके साथ है। सरकार आपकी बचाई इन्होंने। राजनीति के अंदर, विदेश नीति में भी राजनीति होती है और वो राजनीति का हिस्सा होता है, लेकिन क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, एक बड़ी डिबेट है इसके ऊपर, क्या पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम चल जाता है? नहीं, आपकी डिबेट कुछ ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच गई, इसे मैं थोड़ा नीचे लाता हूं। और मेरा सुधांशु जी से कहना है कि आसमान की बुलंदियों से थोड़ा नीचे आओ मित्र, मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है। सेशेल्स और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और फ्रांस और इंडोनेशिया सब जगह हम घूम आए, लेकिन यह दिल्ली में हमारे पड़ोस में एक वृद्ध वैज्ञानिक 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं और उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। वो कह रहे हैं शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए, नीट परीक्षा लीक के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। खाना वाना खा रहे हैं बेचारे की, और लद्दाख को नहीं, वो फर्जी, वो तो आरएसएस की महारत है।
अफवाह उड़ाने में आरएसएस नहीं अफवाह नहीं, वो बेचारे भूख हड़ताल में उनके सामने बैठे लोग खाना खा रहे हैं। खुद बोला इतनी उन लोगों के अंदर पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं। वैसे उन्होंने खुद बोला है, सोनम वांगचुक ने खुद बोला है कि मेरे सामने जब आप लोग खाना खाते हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। उनके सामने समोसे खा रहे हैं लोग, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, बुरा लगता है ना उनको सामने। अब आप भूख हड़ताल पे बैठे हो और ये जनाब यहाँ पर बैठ के समोसे और ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको भी? बूंदी के लड्डू खा रहे हो साथ में, आप बोलिए खा भी रहा है क्या? आप दोनों की अधीरता बता रही है कि मैंने कुछ घेरने वाली बात बोली, आप गिर रहे हो। चलो दिल्ली से थोड़ा आगे चलते हैं। मेरठ में एक दलित छात्रा की हत्या हुई है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दलित समाज के लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, एसएसपी उन पर चांटे बजा रहा है, गाली दे रहा है और पुलिस की वैन में घुस के पीट रहा है प्रदर्शनकारियों को। ऐसे शासन की कल्पना तो हमने नहीं की थी। थोड़े से और आगे निकल लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, अयोध्या चले जाओ। जो उसके इंतजाम में लगे हुए थे लोग, अब वो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं चोरी नहीं डकैती हुई है। कई हजार करोड़ की डकैती में पड़ गई और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उसे विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं। कह रहे हैं ये टिन्नू यादव के संबंध तो अखिलेश यादव से हैं। इतने घोर जातिवादी हैं कि अगर उसके टाइटल नाम में यादव टाइटल लगा हुआ है तो उसे यादवों से जोड़ देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बोला कि टिन्नू यादव आपसे रिलेटेड। आचार्य प्रमोद कृष्णम किसके आदमी है? मोदी जी के आदमी है। वो तो बीजेपी में नहीं है। वो क्या हमारे पक्ष में बोलेंगे? वो भी तो मोदी जी के आदमी है। वो भी तो वो बोलेंगे ही, कांग्रेस के आदमी है। अरे आप बहुत अपडेट नहीं रहते, आप नहीं थे, बहुत पीछे हो आप। कुछ लोगों के साथ ये एक होती है मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, उनके दिमाग ठहर जाते हैं। थे बोला, हाँ हैं कहा था, पहले हैं कहा था, अविश्वस्त है, बाद में थे कहा, अविश्वस्त है। मैं कहना ये चाहता हूं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में, खूब बढ़िया अच्छी यात्राएं हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन देश को क्या मिल रहा है? देश में तो लगातार जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। विदेशी कर्ज देश के ऊपर बढ़ता जा रहा है जी, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती जा रही है, हमारी पासपोर्ट रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, अमेरिका की दादागिरी लगातार हमारे ऊपर बढ़ती जा रही है, हमारे ऊपर ही बढ़ रही है। वो ट्रंप जो आए दिन हमें धमकाते रहते हैं कि अगर ईरान से रशिया से तेल खरीदोगे तो मैं वो दिखाइए ट्रंप का एक बयान बोलिए मोदी जी के खिलाफ। मैं मोदी जी की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत कर रहा हूं, मैं भारत की वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाँ, मोदी ने, ट्रंप ने कहा कि अगर रूस से और ईरान से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। कहा नहीं कहा? बताओ। तेल आज भी खरीद और सुनिए, रूस से ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को धमका के सीज फायर कराया। धमका के वर्ड बोला? हाँ, ये ट्रंप ने कहा, यह ट्रंप ने कहा। और ट्रंप के मंत्री कहते हैं जिसको ना धमकाया हो, चैलेंज एक देश बताओ जिसको ट्रंप ने धमकाया। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, इजराइल, कितने कमजोर लोग हैं, कितने कमजोर लोग हैं, कितने डरे हुए लोग हैं। अब इसमें आ गए कि सबको धमका रहे हैं जी, वो तो सबको धमका रहे। तो हमें, अरे हम दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हैं, सबसे बड़ा देश है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, सबसे प्राचीन संस्कृति है, हमें धमकाएगा वो? ट्रंप की क्या औकात है? अच्छा, प्राचीन भी नहीं रहे अब, मतलब मोदी के लिए देश का भी अपमान हुई, मोदी के लिए देश का भी अपमान करता हुई, अब प्राचीन भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, आप जवाब आनंद रंगनाथन कुछ और लास्ट वाक्य बोलने नहीं दिया। अच्छा, आप एक चिल्लाते रहे बोलने। वैसे ये बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं पर आज घिरे हुए हैं, आज चिल्ला रहे हैं, आप बौखला रहे हैं, झूठ बोलेंगे तब प्रॉब्लम है। विदेशों से, हमारे पड़ोसियों से मोदी जी के शासन में लगातार हमारे संबंध खराब हुए हैं। नेपाल से, श्रीलंका से, भूटान से, मॉरिशस से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है ही है, उससे तो हमेशा ही खराब थे हमारे। अच्छा, लेकिन जो हमारे मित्र थे, बांग्लादेश हमेशा हमारे साथ होता था, नेपाल हमेशा हमारे साथ होता था, श्रीलंका, मॉरिशस, कट्टरपंथी आए हैं तो खराब हो गया, सबसे हमारे संबंध खराब हुए हैं। और आप उस दिन मानोगे। आनंद कुछ कहना चाहते हैं, शादाब चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद 40 सेकंड। भाटी जी की इसलिए मैं इज्जत करता हूं क्योंकि फैक्ट से बोलते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया भाटी जी को, क्योंकि फैक्ट से बताते हैं कि जितना पिछले 1-1.5 महीने में टैरिफ अभी भी लागू है रशिया से तेल खरीदने पे, जितना हमने तेल रशिया से खरीदा है पिछले 3 साल में नहीं खरीदा। अमेरिका जो कहता है कहता रहे, सुधांशु जी, अमेरिका जो कहता है कथनी और करनी में एक नंबर। हम तेल खरीदते आए डिस्पाइट टैरिफ। नंबर 2, जो हमारी FTA एग्रीमेंट हो रही थी अमेरिका के साथ, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, उसमें जो
ट्रंप ने बाकी सारे देशों से करी ना, उसमें लॉक इन क्लॉज लगाया। इंडोनेशिया के साथ करी, हम आप हमसे 120-50 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीदेंगे। हमारे साथ भी लगाया था 500 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीदेंगे। हमने कहा वी इंटेंड टू, हम खरीद सकते हैं, पक्का नहीं कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि हम गुलाम हो गए भाटी जी? फॉरेन पॉलिसी जब मेरे नंबर आएगा बताऊंगा। हाँ, बताइए। इसलिए मैं सिर्फ के बीच में चिल्लाता नहीं हूं। मेरे फैक्ट्स को डिस्प्यूट करिए कि हमने क्या रशियन तेल खरीदना बंद कर दिया, और नंबर 2 लॉक इन क्लॉज को हमने बदलवाया कि नहीं? 2 सवाल पूछ रहा हूं, बता दीजिए। ओके भाटी जी, हमने रशियन तेल खरीदना बंद तो नहीं किया, ये तो हार्ड फैक्ट है, आंकड़े भी दिए जा चुके हैं इसके। लॉक इन क्लॉज का बता दीजिए। जो मैंने बोला, 2 फैक्ट्स, जो मैंने बोला, एक एक शब्द, अगर एक भी शब्द गलत बोला हो, ट्रंप ने एक, सुनिए, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे गुमराह मत करिए आप लोगों को। रशिया से तेल खरीदा मत। ट्रंप ने ये कहा था या नहीं कहा था कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों को धमका के कहा और सीज फायर कराया? ये कहा था या नहीं कहा था? नंबर 2 बात सुनिए, नंबर 2 बात, क्या ट्रंप ने बीच में, यार एक इधर से चिल्लाता है, एक इधर चिल्लाता है। चलो अच्छा ठीक। ट्रंप ने कहा था या नहीं कहा था कि अगर ईरान और रूस से तेल खरीदोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा? मैंने आंकड़े दिए ही नहीं, कितना खरीदा, कितना खरीद रहे हैं ना, उसके बाद कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल आपने, और सुनिए, खरीद रहे हैं ना। और सुनिए, आपको, आप ट्रंप की बात, ट्रंप सुबह कुछ कहता है, रात कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है। भारत अपनी बात पे अडिग है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, ये आप भी जानते हैं सर। क्या भारत ने बंद करा रशिया से तेल खरीदना? आपको अपने देश पे भरोसा है या ट्रंप पे भरोसा है? निर्णय करिए आप, निर्णय का होना चाहिए लाइव डिबेट के अंदर। क्या ट्रंप पे भरोसा है या भारत पे भरोसा है? अमीश जी बोलिए। भारत सरकार के प्रवक्ता अमीश देवगन। भारत सरकार की नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं सर। भारत से हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बोलिए बोलिए। मोदी जी ने खंडन नहीं किया ट्रंप की इस बात का। मोदी जी खंडन करते, मैं कह रहा हूं मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी खंडन करने की? एक मिनट में बहुत साफ बताना चाहता हूं, जब ट्रंप का बयान है तो पूरा बयान क्यों नहीं बोलते हो भाई? उसने कहा मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, और पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आसिफ अली जरदारी ने प्रेसिडेंट होकर यह कहा कि हम लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया था। शहबाज शरीफ का ओपनली दिया गया बयान है कि 9 और 10 की, यानी 9-10 मई 2025 की बात कर रहा हूं, दरमियानी रात मेरे सिपह सलार आसिम मुनीर साहब ने मुझे जगाकर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए, नूर खान पर भी अटैक किया हुआ है, सरगोदा के ऊपर अटैक हुआ, और पाकिस्तान एक फोटो नहीं दिखा पाया, हमने सारी सैटेलाइट की फोटो दिखा दी। और उसके बाद आप कह रहे हो ट्रंप ने कहा कि मत खरीदो, फिर भी हमने खरीदा। और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, टैरिफ लगाया 50%, मगर मोदी जी ने जो दूरदृष्टि रखी थी, 2 चीजों पे टैरिफ से मुक्त रखा ट्रंप ने। कौन? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आईफोन है, वो सारे आईफोन जो भारत में बनते हैं वो अमेरिकन मार्केट में सिर्फ भारत के बने हुए बिकते हैं। जब 2014 में हमारी सरकार आई, 2 फैक्ट्री थी, आज 340 है। आज सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए 50% टैरिफ से उसने मुक्त रखा। हम वो देश है जो, सुनो मेरे भाई कान खोल के, क्वाड जो अमेरिका का ग्रुप माना जाता है उसके भी सदस्य हैं, और हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। 10 सेकंड, हम ब्रिक्स के होने के बावजूद अमेरिका ने हमको बहुत लंबा भाषण दिया है। और सुनो मेरे भाई, उसके बावजूद हमने ब्रह्मोस लिया रशिया से, और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। अरे अमीश भाई, अब तो अरे सबसे बड़े, सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बोल दिया कि मेरा भी डीएनए भारतीय ही है। अब बताइए चौहान साहब, आप भी तो चौहान ही हैं, डीएनए तो सबका एक हो गया है। बताइए, अगर डीएनए मान ही लिया है तो फिर भारत के मुसलमानों के साथ भी न्याय करना शुरू कर दीजिए। क्या समस्या है? आप देख लीजिए, सुन लीजिए, किस प्रकार से लगातार इस सरकार में मॉब लिंचिंग हुई, किस प्रकार से वक्फ के कानून के नाम पर कहते हैं कि हम लोग हिमायत इसको बचाने आए हैं, और मस्जिद जो पहले से वक्फ में दर्ज हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। कितनी कार्रवाई हुई? और CAA के प्रोटेस्ट में जो लड़के थे उनके साथ क्या क्या हुआ? और दूसरी बात, विदेश नीति पे मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। वेनेजुएला का तेल इस दुनिया में सबसे खराब है, और इंजीनियर हैं हमारे सुधांशु जी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, अब फैक्ट बोल रहा हूं सर, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वेनेजुएला का साइंटिस्ट भी हो गए हैं, इंजीनियर भी हो गए हैं। वेनेजुएला का, अरे सुन लीजिए, वेनेजुएला का क्रूड ऑयल पूरे विश्व में सबसे खराब है। अगर उसको प्यूरिफाई करने आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा बर्डन आने वाला है। जब $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था तो इन्होंने रेट बढ़ाया था, आज 70 है तो क्या हुआ? में आ गए हैं। भाटी जी एकदम ठीक कह रहे हैं, हम सब अफ्रीकन है, मैं इनकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है ना, अब शायद ये जेनजी है, इनमें जाने ना,
स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हमारे बहुत ही अच्छे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे। जिस सरकार में वो डिफेंस मिनिस्टर थे, आप वो पूछिए, वो सारी तैयारियां न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की हो चुकी थी। पोखरान 2 की जानते हो कि थी, एक्सप्लोड नहीं किया क्योंकि क्लिंटन ने कहा मत करो। अब आप बताइए, खुद माना है, इसकी बात को मानते कि नहीं मानते? हम एक्सप्लोड कर सकते थे, लेकिन वाजपेयी जी ने किया। मुलायम सिंह जी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि डर गए थे। ये फॉरेन पॉलिसी है। I was fortunate enough to interview Mulayam Singh Yadav. I was fortunate enough to interview veteran leader like Mulayam Singh Yadav in initial stage of my career. यानी अपने करियर की शुरुआत में मैंने मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू कराया, और मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ ये नहीं कहा, मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है कि पोखरण 2 का प्लान हो चुका था, और सरकार, जो भी सरकार तत्कालीन सरकार थी, अमेरिका के दबाव में झुक गई थी। ये सत्य बात है। और उस समय क्या अखबारों में लिखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी इशारा हुआ था कि पोखरण 2 मत करना, मत करना, मत करना। तो किस सरकार ने तब सरेंडर किया था? जवाब दे दीजिए। बड़ा सरेंडर हुआ, जवाब दे दीजिए। इस तरह के जो निर्णय होते हैं, इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। अच्छा, पॉलिसी जो तय करने सामूहिक निर्णय, बीच में चिल्लाने की आदत क्या है इनकी? रंगनाथन जी, मैं एक भी शब्द आपके बीच में बोला। He should get a fair chance. He's replying for his leader. उसमें विपक्ष की भी सलाह ली जाती है, पक्ष की भी ली जाती है, लेकिन जो रंगनाथन जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव डर गए थे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। मुलायम सिंह यादव वो हस्ती नहीं थे जो किसी से डर सकते थे। गलत मत बोलिए। मुलायम सिंह यादव को आप डरपोक नहीं कह सकते। गलत मत बोलिए। देखिए, ये आप लोग, आपके ऊपर लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर। सरकार डर गई थी। गलत मत बोलिए। इन्होंने मुलायम सिंह डर गए थे। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव चुने नेताओं में थे जो खरी खरी बात करते थे, लेकिन राजनीति भी भरपूर करते थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुलायम सिंह यादव, और आई स्टिल रिमेंबर, मैं 2008 की घटना आपको बताना चाहता हूं, जब न्यूक्लियर डील थी, कांग्रेस के पास समर्थन लेके पहुंचे थे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव। उससे पहले 2004 में मतलब दरवाजे खड़े थे कांग्रेस के मुलायम सिंह यादव, और अमर सिंह और कांग्रेस ने घुसने नहीं दिया था, और इससे बहुत आहत हुए थे अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव। कहा हम दरवाजे पे थे, हमारे सामने दरवाजा बंद किया, हमारा समर्थन नहीं लिया था, लेफ्ट ने समर्थन दे दिया था, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव का समर्थन नहीं लिया था। और अंत में डॉक्टर अमर सिंह के साथ क्या हुआ, ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार बनाने के एवज में अमर सिंह को जेल जाना पड़ा था, जेल गए थे, और उन्होंने यही बोला, मेरी गलती ये रही कि मैंने कांग्रेस की सरकार बचाई। ये मेरे शब्द नहीं है, अमर सिंह के शब्द हैं। मेरे इंटरव्यू को अब आज भी जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो उस जमाने में ईटीवी पे छपा आया था। लेकिन मैं रुक करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी, जो कि बजरंगबली का स्थान है, वहां पे अपने शासनकाल में नमाज पढ़ाई। पहले इसका जवाब दे दीजिए, क्या आपने ऐसा करा था? जवाब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बोला, उसके बाद बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के ब्रिजलाल ने भी बोला है कि मैं तथ्यों के साथ जानकारी दे रहा हूं। नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। और रोजा इफ्तार की बात आई थी, तो रोजा इफ्तार करवाना कोई गुनाह नहीं, कहीं व्रत खोल हनुमानगढ़ी में मस्जिद में बैठ के हिंदू भाई व्रत खोल सकते हैं। कौन सी मंदिर में बैठ के रोजेदार रोजा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि हम ऐसा देश चाहते हैं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। अगर दोनों मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो ये देश मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। ये जो योगी जी जब घिरते हैं तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। जब योगी घिरते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान का ये पैटर्न है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। रमजान की बधाई बहुत से नेताओं ने दी होगी, जरा एक मौलाना दिखाई इसने दिवाली की बधाई दी हो। मुझे तो दर्ज बोलो ना, मौलाना बताओ ना, ऑन एयर बोलाओ। आपकी ऑडियंस में भी भाई बैठा, हमारा ऑन एयर बोलो भाई, आपकी ऑडियंस में भी भाई बैठा है, ऑन एयर मौलाना ने दिया बधाई देता है। बल्कि मौलानाओं के एक नहीं दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि बधाई। सुनिए, नहीं अमीश जी, ओके सुनिए, मौलानाओं के एक नहीं दर्जनों वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू त्योहारों की बधाई नहीं देनी चाहिए। मुझे तो देते हैं, मगर आज तक मैं कह रहा हूं हर दिवाली पे देते हैं। इमाम बुखारी ने दी, बुखारी ने दी, मुफ्ती मुकर्रम, बारी हाफिज, बताओ किसने दी? आप अपने अकेले कह देंगे मेरे को दिया। ये जहर मत बो देश में, ये जहर मत बो। अब बता रहा हूं, हम बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। सुनिए, हम हिंदू मुसलमान, पर ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला कि 2017 से पहले एक कोशिश हुई हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की, जानकारी हमको भी थी,
मगर ये पुलिस के अधिकारी लोग बेटर बता पाएंगे। जो बिजला जी ने जानकारी बताया जो थी कि फॉर्मर सरकार ने डीजीपी ये है। निर्णय लिया, मगर मेरी जानकारी ये है कि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और इसका अन्यथा प्लानिंग तो ये थी। सुधांशु जी ने वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, जो कोई नमाज नहीं हुई। ब्रजलाल जी राज्यसभा के सदस्य हैं, ब्रजलाल जी डीजीपी रहे हैं और ब्रजलाल जी वो व्यक्ति हैं, सुनिए, इनकी सरकार में एक आतंकवादी के एनकाउंटर के लिए डीजीपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ विक्रम सिंह और ब्रजलाल पे, और ब्रजलाल एससी समाज से, बदल रहे हैं, बोलो शेड्यूल कास्ट समाज से, और उसके बाद अब विषय जैसे ही परेशानी आई तो विषय बदल नहीं, गया। पर क्या 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 इस तरह के आदेश मैं आपसे जानना चाहता हूं भाटी जी, क्या इस तरह के, क्योंकि आपने बोला कि सद्भाव होना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए, क्या इस तरह का आदेश जामा मस्जिद के लिए कोई दे सकता है कि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाए? दे पाएंगे, बोल पाएंगे यहां पर कि जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा होनी चाहिए? यही योगी जी ने पूछा, यही योगी नमाज हुई नहीं है, नमाज हुई नहीं थी। मैं तो ये चाहता हूं, सलाह भी क्यों दी अगर सलाह की बात है तो? मैं तो ये चाहता हूं इस देश में जामा मस्जिद के अंदर बैठ के हमारे व्रत रखने वाले लोग व्रत खोलें, हनुमान और हमारे मंदिरों में जो रोजेदार रोजा खोलें। मैं तो ये चाहता हूं, मेरी चले तो मैं तो इसमें कुछ गलत नहीं मानता। आप तो चाहते हैं अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा वो। मेरा सवाल केवल एक है और सभी प्रवक्ताओं से माननीय जो खड़े हैं, एक से पूछ लीजिए, एक से पूछ लीजिए। तो मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों से पूछूंगा तो ये कहेंगे कि मैं भाजपा का हूं, ठीक है? इसलिए क्या बोला आपने? ओके, बोलिए। मेरा केवल ये कहना है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय हैं, विदेश में घूमने में विदेशी जितने रिकॉर्ड हैं वो उन्होंने बनाए हैं, वहाँ से भारत के लिए अच्छे अच्छे वो भी लेकर आए हैं। एक मिनट सुन लीजिए, झलक रहा है कि कितना मोदी मेरी बात को पूरी तो होनी, यही तो दिक्कत है। पूरी सुन लो, मेरी बात पूरी सुनेंगे? अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे मोदी जी ने जितना भी करा है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के करा है, चाहे विदेश में हो या देश में हो। जैसे अभी अयोध्या कांड हुआ, अयोध्या कांड भी हुआ है तो बढ़ चढ़ के ही हुआ है, उससे पहले किसी ने नहीं करा। और सुनो, कांग्रेस पे जो ये आषाढ़ सती है ना, ये इसीलिए है। आप जैसे प्रवक्ता यही नहीं समझते कि कौन किसके पक्ष में कह रहा, किसके में नहीं कह रहा। आप आरोप लगाते हो आषाढ़ सती है कांग्रेस पे। शनिचर, जिसे हमारे उसमें कहें शनिचर बैठना, शनिचर बैठा हुआ है। तुम अपने, हाँ, कांग्रेस पे शनिचर बैठा है, अपने पर आए किया, ज्ञान ही खत्म है, ठीक है? बस इतना ही। अरे वैसे सुधांशु त्रिवेदी जो है वो इंजीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रवक्ता भी हैं बड़े, लेकिन इनकी एक और है, शनि की बात हुई तो बड़े ज्योतिष आचार्य भी हैं, आप लोगों को कम जानकारी होगी। हमारे पार्टी और व्यक्तिगत हम पर आरोप उन्होंने लगाया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उत्तराखंड से आते हैं ना, आप उत्तराखंड से आते हैं, आप कहां से हैं आप? हाँ, लेकिन आप उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं और आप कहां से आते बताइए? उत्तराखंड भी आपका रूट है? भैया मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर है। अच्छा, यहीं से? दादरी तहसील है। अच्छा, और दादरी के पास में ही रसूलपुर गांव है। ये उत्तराखंड से नहीं आता, मैं उत्तराखंड से नहीं आता। पहले भी तुमने आरोप लगाया था पिछली डिबेट में, आरएसएस के शाखा में, पिछली डिबेट में भी तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। आरएसएस की शाखा में कितनी बार गए हैं? अरे एक मिनट और सुन लो, आप एक मिनट सुन लो। आपको एक नहीं, मैं आरएसएस में भी गया हूँ, डिबेट में मैं देखा हूँ, मैं आरएसएस में भी गया होगा, तो इसके बाद मैं डिबेट में लाके भी दिखा दूंगा कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं कि नहीं। मैं आपका एक, अरे बोलिए जी, मैं आपके पीछे बढ़ गए वो। मैं इस कांग्रेस प्रवक्ता जी से ये बताना चाह रहा हूँ कि 1962 में मेरे ताऊजी निर्दलीय कांग्रेस से विधायक बने। निर्दलीय कांग्रेस का क्या? ये तो कांग्रेस ही निकला। ये तो सॉरी एक मिनट, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय बने। ये कांग्रेस ही निकला। अरे भाई क्या हो गया आपके साथ? ट्रेजेडी हो गया निर्दलीय कांग्रेस का विधायक, जिसको आप बोल रहे थे भाजपा, वो निकला कांग्रेस ही। देखिए, व्यूअर भी जानना चाहेगा, मेरे को बड़े सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि अमीश जी अच्छा खासा सवाल पूछ रहे थे साढ़े सती के बारे में, कई लोगों पे लगी हुई है, उतरती कैसे बताइए सुधांशु? साढ़े सात ये होती है कि कुल मिला के जो शनि का रोटेशन पीरियड है वो 30 इयर्स है। शदाब चौहान, 12 राशियां होती हैं, अगर 12 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। एक राशि पे वो 2.5 वर्ष रहता है, परंतु शनि इतना पावरफुल ग्रह माना गया है, जिस राशि पे रहता है उसके एक राशि आगे और एक राशि पीछे, यानी 2.5 2.5 2.5 7.5। तो इसीलिए आप कहते हैं पहली ढैया, यानी अभी 12वें भाव में है,
दूसरी ढैया जब उसके ऊपर आ गया, तीसरी ढैया जब उतर रही होती है। और एक मैं और बात कह दूं, इसका मतलब शनि का रोटेशन पीरियड 30 ईयर से, तो हमें जमाने से पता है, हजारों साल से। भगवान राम के भी 7.5 लगी थी, और इन लोगों को तो अब पता चला 100 साल पहले, 200 साल पहले, कि जुपिटर और शनि का रोटेशन पीरियड क्या है। जुपिटर का 12 साल है, इसीलिए 12 साल में एक बार कुंभ होता है। और ये सब हमको ज्ञान देते हैं कि हम अज्ञानी थे, और ये वेस्ट वालों ने आके बताया। मगर समस्या यह है कि सिर्फ 7.5 की नहीं है, कांग्रेस में जब से राहु काल आ गया है, वो राहु काल ने ऐसा ग्रसित कर लिया है कि कांग्रेस नहीं, राहु काल, मैं ज्योतिष की बात कह रहा हूं, 140 साल के इतिहास में सबसे निम्नतम स्तर पे है आज कांग्रेस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 75 साल के इतिहास में जनसंघ मैं निवेदन कर रहा हूं, आज आप घर से या फिर बाहर में किसकी शक्ल देख के आए थे इस डिबेट से पहले? अरे सुनिए ना सुनिए तो भगवान राम पर भी 7.5 वर्ष का इन्होंने कहा कि राहु था, लगी थी ना। तो भगवान राम पर जब शनि जी का प्रभाव रहा, तो आम आदमी तो कोई सामान्य नहीं है। आजकल देखिए, भगवान प्रभु राम के घर में ही चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। इसका मतलब वहां भी कुछ ऐसी 7.5 का प्रभाव अभी भी है क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में आरएसएस, भाजपा और बीएचपी पर इसी चढ़ावा चोरी के कारण 7.5 नहीं, उससे और कई गुना ज्यादा लगने वाली है, डबल 7.5 लगेगी। हाँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन भारत, हाँ भारत है, भारत रहेगा, और भारत विश्व विजेता है, हाँ और रहेगा। भारत भाग्य विधाता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।